हाय, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पे। और आज हम फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं? अभी तक हमने 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम 151 से फिर से वही कंटिन्यू करेंगे। हम ओबी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, और जहाँ पे मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं, कई वीडियोस आपको बताया कि मैंने बना दिया है, आप जाके उसे मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। और इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको सॉरी भी कहना चाहती हूँ कि अभी मैं रेगुलर नहीं रह पा रही हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मैं कहीं बिजी हूँ, अभी 1 वीक के लिए थोड़ा और टाइम लग रहा है। तो एक बार वो सॉर्ट आउट हो गया तो फिर हम ऐसे रेगुलर रहेंगे, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि आपको जो क्वेश्चन वाला है सीरीज वो मिस ना हो, आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ठीक है, चलिए तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। चलिए 151 क्वेश्चन रीड करती हूँ मैं। A process that begins when one party perceives that another party have negatively affected or is about to negatively affect something that the first party care about is. तो is it organization commitment, stress, conflict या none of this? क्या आंसर है बताइए प्लीज, क्या आंसर है? ठीक है, क्या आंसर है? तो इसका आंसर है कॉन्फ्लिक्ट। और बहुत पूछा जाता है आपसे। ठीक है, आप इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए कि ठीक है कॉन्फ्लिक्ट ही है तो हम इसको ऐसे ही देख लेंगे, ऐसे ही जाने देंगे। नहीं, आप ऐसे जाने नहीं दे सकते। आपको एक एक जो भी आपको वर्ड है ना, उन सब की, जैसे आपको ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट क्या होता है, स्ट्रेस क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ठीक है, लेमन टर्म में पता होना अलग बात है। बट आप ऐसा भी रहे कि जब वो क्वेश्चन प्रैक्टिकल में हो, या वो क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट किसी तरीके से भी पूछा जाए, डायरेक्ट पूछा जाए, इनडायरेक्ट पूछा जाए, तो आप उस चीज़ को आसानी से बता ले जाएं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज द सोशल ट्रांजेक्शन that take place between two individual. तो is it organization commitment, stress, transaction analysis, none of this? मुझे नहीं पता होता तब भी मैं इस चीज़ को कर लेती। आप इसका आंसर बताइए प्लीज, क्या आंसर हो सकता है इसका? ठीक है, तो इसका आंसर है, द आंसर वुड बी ट्रांजेक्शन एनालिसिस। वाई? क्योंकि आप यहाँ से भी गेस कर सकते थे। ठीक है, अभी इसके बारे में मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के दूंगी, जो जिससे आपकी हेल्प होगी। और ये क्योंकि मैं इसको मेंशन भी कर देती हूँ, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कोड 55 और कोड 17, जो कि मैनेजमेंट का कोड है, बहुत पूछा जाता है आपसे। ठीक है, और ऐसा नहीं, यहाँ पे तो एक सिंपल सा डेफिनेशन आपको दिखाई दे रहा है, बट इतना सिंपल भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम आपको आगे करेंगे, वरना मैं अभी इसमें अगर पूरा एक्सप्लेन करने लगूंगी तो फिर ये क्वेश्चन वाली सीरीज नहीं पॉसिबल हो पाएगी। तो अभी आप इसमें क्वेश्चंस में देख लो, फिर हम इससे रिलेटेड मैं आपको एक अलग से पूरा लेक्चर प्रोवाइड करूंगी, जहाँ पे आपका ये क्लियर हो जाएगा कि ट्रांजेक्शन एनालिसिस क्या होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 3 ईगो स्टेट्स आर। अब कौन कौन से 3 ईगो स्टेट है? आई होप ये आपको ज़रूर पता होगा, क्योंकि आप सुपर 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 इंटेलिजेंट हैं। क्या वो पेरेंट है, एडल्ट है, चाइल्ड है, ऑल ऑफ दिस है? क्या आंसर है बताइए प्लीज, क्या आंसर है जी? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर होगा बेटा? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर ऑल ऑफ दिस है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप कमेंट में बताना कि इस 3 ईगो स्टेट को दिया किसने है। और जब से मैंने स्टार्ट किया क्वेश्चन सीरीज में, एक चीज़ आपको बहुत बोलती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, स्पेशली आप यूजीसी नेट का अगर एग्जाम दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, प्रोपेगेटिव्स बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप उसको ध्यान में रखना और कमेंट में बताना 3 ईगो स्टेट किसने दिया था, और नेक्स्ट वीडियो में मैं तो आपको बता ही दूंगी। चलिए नेक्स्ट। द डैश पर्सनैलिटीज इज अथॉरिटेटिव, डॉगमेटिक, ओवरप्रोटेक्टिव, कंट्रोलिंग एंड क्रिटिकल एंड राइटिश। क्या है? पेरेंट ईगो, पेरेंट्स ईगो है, एडल्ट है, चाइल्ड, कौन सी पर्सनैलिटी है? आंसर बताइए प्लीज। तो इसका आंसर है आपका पेरेंट ईगो। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डैश पर्सनैलिटी इज मैच्योर, रैशनल एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ पर्सन पर्सनैलिटी। एक बार और क्वेश्चन रीड करती हूँ मैं।
The dash personality is mature, rational and objective part of personal personality. क्या आंसर है बताइए प्लीज. इज इट पेरेंट, एडल्ट, चाइल्ड, ऑल ऑफ दिस? क्या आंसर है प्लीज बताइए. आई होप आप सबको आंसर मिल गया होगा. तो इसका आंसर है एडल्ट. क्या आंसर है इसका? एडल्ट. चलिए नेक्स्ट. द पर्सनालिटी इज चाइल्डिश, डिपेंडेंट एंड इमेच्योर पार्ट ऑफ पर्सन पर्सनालिटी. तो क्या वो पेरेंट की स्टेट है, एडल्ट है, चाइल्ड है, ऑल ऑफ दिस है? क्या आंसर है इसका प्लीज बताइए. ठीक है, आप यहीं से गेस कर सकते हैं. चलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, आप यहीं से गेस कर सकते हैं क्या आंसर हो सकता है, प्लीज बताइए. तो इसका आंसर होगा चाइल्ड. ठीक है नेक्स्ट. अच्छा, मैंने शायद आपको कमेंट में बताने को कहा था और यहाँ पे पूछ भी है. चलिए ठीक है, आपका काम आसान हो गया, अब आप यहीं से बता सकते हो. तो ट्रांजैक्शन एनालिसिस किसने दिया है? क्या ये एरिक बोन ने दिया, हर्बर्ट साइमन ने दिया, चेस्टर आर बर्नार्ड ने दिया, ऑल ऑफ दिस ने दिया? किसने दिया प्लीज बताइए. किसने दिया? तो ये एरिक बर्न ने दिया है. इसके बारे में हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, इनसे रिलेटेड. और एक चीज़ और मैं आपको प्लस चीज़ बताती हूँ. एरिक बर्न से रिलेटेड जितनी बुक है ना, आप उसे, उन्होंने जितनी बुक्स दी है, मार्क्स टू मार्क्स जितनी बुक्स दी हैं, सभी आप एक बार देख लो. ठीक है, 10-15 बुक्स हैं इनसे. ठीक है, बहुत पूछा गया है इनसे बुक्स. ठीक है, तो आप वो भी देख लेना. अब देखिए, विच ईगो स्टेट इज टॉट ईगो स्टेट? कौन सी ईगो स्टेट होती है वो टॉट ईगो स्टेट होती है? क्या वो पेरेंट ईगो होता है, एडल्ट ईगो होता है, चाइल्ड होता है, ऑल ऑफ दिस होता है? क्या आंसर है प्लीज बताइए. जी प्लीज बताइए क्या आंसर है. तो उसका आंसर है पेरेंट ईगो. ठीक है, अब ये चलिए, अब ये पूछ रहा है थिंकिंग ईगो स्टेट के बारे में पूछ रहा. तो क्या ये पेरेंट्स हैं, एडल्ट है, चाइल्ड, ऑल ऑफ दिस? क्या आंसर है प्लीज बताइए. जी, तो इसका आंसर है एडल्ट. क्या है? अडल्ट. ठीक है. विच स्टेट इज फेल्ट ईगो स्टेट? अब ईगो स्टेट कौन सी है इसमें से? पेरेंट्स, एडल्ट, चाइल्ड, ऑल ऑफ दिस? क्या आंसर है प्लीज बताइए. इसका आंसर क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू? ठीक है, तो इसका आंसर है चाइल्ड. अब ऐसे अब क्वेश्चन करने से क्या फायदा? आप देख पा रहे हैं, आप धीरे धीरे आपने पूरा टॉपिक को ना लाइन बाय लाइन ऐसे स्टेटमेंट वाइज, क्वेश्चन वाइज ही पढ़ लिया. ठीक है, अगर कोई थोड़ा सा भी दिमाग लगा सकता है तो आपने ऊपर जितना भी पढ़ा ना बेटा, जितना भी पढ़ा आपने, अभी यहाँ से हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करा, तो वहां से आपने सभी उस टॉपिक पे क्या है, आपने सभी कुछ देख लिया है. ठीक है, अगर जिन बच्चों ने पहले ये टॉपिक पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी. लेकिन अगर पढ़ा है तो आपको, आप समझ पा रहे होंगे कि ये चीज़ आपके लिए कितनी इजी पड़ेगी. ठीक है, इसीलिए मैं क्वेश्चन करा रही हूँ कि आपको आइडिया भी लग जाएगा साथ ही साथ. चलिए, अब ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर मैं मेंशन करूँ तो ये गलत नहीं होगा. बहुत ट्रेंडी है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा. जोहरी विंडो इज गिवन बाय जोसेफ लुफ्ट, हैरी इंग्राम, या फिर चलिए और देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या सरप्राइजिंग नेम है. हर्बर्ट साइमन, चेस्टर आर्विक बर्नार्ड, ऑल ऑफ दिस? क्या आंसर है प्लीज बताइए. और अगर आपको नहीं भी आता तो ये आंसर आप एलिमिनेट करके बता सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था. ठीक है, आपके लिए बहुत इजी होगा. आई होप आप इसका आंसर दे पा रहे होगे. ठीक है, तो क्या आंसर है इसका, किसने दिया है? ऑप्शन नंबर जोसेफ लिफ्ट एंड हैरी इंग्राम. आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, और ये आपको कंपटीशन में इतना ज़्यादा पूछा गया है, इतना ज़्यादा पूछा गया है कि आप इस चीज़ को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं पढ़ना. तो ये आपके लिए बहुत कंपलसरी, आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है. ठीक है, चलिए. अब देखिए, हमने जोहरी विंडो टॉप, अब देखिए मैं कैसे कहती हूँ कि टॉपिक आपको समझना है, उसके अंडर क्या है. जैसे हमें समझ में आ गया, अभी मैं क्वेश्चन रीड करूंगी, हमें समझ में आ गया अब टॉपिक कौन सा फ्लो हुआ है. अब टॉपिक फ्लो है जोहरी विंडो का.
किसका टॉपिक फ्लो हुआ हमारे पास, थ्योरी विंडो। अब उससे रिलेटेड पहले हमने ये देख लिया, ठीक है, इन्होंने दिया जोसेफ लिट हैरी इंग्राम ने दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले, ओ अच्छा इसमें 4 रीजन भी होते हैं, ओके ओके, कुछ होता है, ओपन एरिया, हिडन सेल, ब्लाइंड, अननोन, ऑल ऑफ, इस तरीके से भी कुछ होता है। चलिए देखते हैं क्या है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। अभी आगे आगे इसके पूरी डिटेलिंग आती जाएगी, एक एक क्लासिफिकेशन तो आता जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 4 रीजन ऑफ जोरी विंडो आर ओपन एरिया, ठीक है। 4 रीजन ऑफ जोरी विंडो क्या क्या है, ओपन एरिया, हिडन सेल्स, ब्लाइंड एंड अननोन, ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर है प्लीज बताइए, क्या आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, द एरिया कंसिस्ट ऑफ डिटेल्स नोन टू सेल्फ एंड टू अदर्स, ठीक है, खुद को भी पता है और दूसरों को भी पता है। तो क्या ये ओपन एरिया है, हिडन सेल्फ है, ब्लाइंड अननोन है, ऑल ऑफ दिस है। क्या आंसर है प्लीज बताइए। तो इसका आंसर है ओपन एरिया। क्या है इसका आंसर है, ओपन एरिया। अभी आपको बहुत लग रहा होगा कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रही हो आप, क्या आंसर भी बता दे रही हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, अभी आप क्वेश्चंस को देखते जाओ, ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखते जाओ, आंसर देखते जाओ। जब एक बार आप टॉपिक भी अवेयर हो गए हो ना आप टॉपिक से, तो आपके लिए बहुत, जब मैं इसे डिटेल वीडियो बना दूंगी, जब आप उसे भी जाके देखेंगे, आपके लिए बहुत आसान, फिर आके आप इस क्वेश्चन को फिर से देखना, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए, द एरिया जो है कॉम्प्रोमाइज द नॉलेज अबाउट सेल्फ बट नोन टू अदर्स, इज इट ओपन एरिया, हिडन सेल्फ, ब्लाइंड एंड अननोन सॉरी, एंड ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर है प्लीज बताइए। तो इसका आंसर है ओपन एरिया, ठीक है। नेक्स्ट, this area compromises the knowledge about the person that is known to other but non known to self. Is it open area, hidden self, blind area, all of these? क्या आंसर है प्लीज बताइए। तो इसका आंसर है ब्लाइंड एरिया। क्या आंसर है इसका, ब्लाइंड एरिया। चलिए नेक्स्ट, दिस एरिया compromises the unknown about self and unknown to others, ठीक है। ओपन एरिया, अननोन एरिया, ब्लाइंड एरिया, ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर है इसका प्लीज बताइए। तो अननोन एरिया, ना ही खुद को पता है, ठीक है, ना ही दूसरों को पता है, ठीक। तो क्या आंसर होगा इसका, अननोन, ठीक है, दोनों को नहीं पता है। अच्छा, कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आर, क्या वो थ्योरी एक्स एंड वाई है, 2 फैक्टर थ्योरी, ERG नीट हायरार्की थ्योरी, ऑल ऑफ दिस है। क्या आंसर है बताइए। और इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके उसे चेक करिए, सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपने वो पहले किया होगा तो आपके लिए ये करना बहुत आसान होगा, अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, आप इसको कर लो। नहीं तो आप प्रीवियस वीडियो सारे मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जाके उन्हें देखिए, ठीक। तो चलिए बताइए बेटा, कंटेंट थ्योरी मोटिवेशन की कौन कौन सी है बेटा। तो कौन कौन सी कंटेंट थ्योरी है, तो ये सभी कंटेंट थ्योरी है। अभी नीव थ्योरी भी आएगी, ठीक है। आई होप मैंने डिफरेंस बताया है कंटेंट थ्योरी और नीड थ्योरी, और नहीं बताया तो मैं इससे भी रिलेटेड एक जो है आपको ज़रूर एक लेक्चर जो है प्रोवाइड करूँगी ताकि आपकी हेल्प हो। अच्छा देखिए आ गया, द प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इंक्लूड, क्या वो ब्लूम एक्सपेक्टेंसी है, पॉट एंड लॉरेन का मॉडल है, बोथ ए एंड बी है, ऑल ऑफ दिस है। क्या आंसर है प्लीज बताइए। तो दोनों ही प्रोसेस थ्योरी है, ठीक है, दोनों क्या है बेटा, प्रोसेस थ्योरी है। चलिए नेक्स्ट, द कंटेम्पररी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आर इक्विटी थ्योरी, कैरेटिस्टिक थ्योरी, बोथ इन बी, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर देना सबसे आसान है, तो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस। आई एम सो सॉरी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डिलीट कर देती हूँ फिर मेंशन करती हूँ आपके लिए, ठीक है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, द रेनफोर्समेंट अप्रोचेस ऑफ मोटिवेशन आर,
ठीक है, मैकलेलैंड की थ्योरी है, गोल सेटिंग थ्योरी है, बोथ ए एंड बी है, ऑल ऑफ दीज है, क्या आंसर है प्लीज बताइए। तो दोनों ही थ्योरी है। अब आप मुझे बताना, ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था अभी आज के वीडियो के लिए, आज के लेक्चर के लिए। तो ये बताना कि ये किसने दिया है, गोल सेटिंग थ्योरी किसने दी है, आप ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, मैं फिर से सॉरी रिपीट करने वाली हूँ, लेकिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठेंगे, लाइक यूजीसी में बार बार बोलती हूँ, ठीक है, स्पेशली 55 पे मैं फोकस कर रही हूँ, ठीक है। तो आप देख पाएंगे अभी आपके एग्ज़ाम को कितने दिन रह गए। आज आई थिंक अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 12:30 या समथिंग हो रहा है रात के। तो इससे देखिए 9 तो 20 और 30 मतलब 50 डेज हैं आपके पास, ठीक है, 50 डेज हैं आपके पास सब मिला के, ठीक है, 50 डेज हैं। इन 50 डेज में अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और आप सोच रहे हैं, अगर आप मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप नेक्स्ट के लिए अटेम्प्ट करिए। बहुत ही ऑनेस्टली मैं आंसर करूँगी, इस चीज़ का बताऊँगी। लेकिन अगर आपने कुछ पढ़ा है या आपने मास्टर्स में आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो आपके लिए ये जो टॉपिक्स मैं बता रही ना कि आप इसे मिस मत करिए, इसके प्रोपेगेटर पूछते हैं, ये किसने दिया, या इसके अंडर कौन कौन सी थ्योरीज मतलब क्या है, वो आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस मतलब ये आते ही आते, जैसे जौहरी विंडो का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। उसको आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया क्वेश्चन वाइज, तब भी आपको समझाने की कोशिश करिए। अब वो में ट्रांजेक्शन एनालिसिस था, मैंने एरिक बर्न्स की रिलेटेड बुक्स भी आपको बताया कि उनसे रिलेटेड बुक पूछी जाती है, ठीक है, उन्होंने जो स्टेट वो पूछी जाती है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप कम टाइम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए 50 डेज़ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। बाकी जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनके लिए अब जिन जिन एग्ज़ाम के लिए अभी टाइम है, लाइक अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं कि जो जून में आएगा हम उसमें पेपर देंगे, हम अभी पेपर नहीं देंगे, तो आपके लिए तो ठीक है, आप ऐसे पढ़ो, उसके बाद डिटेल में जो वीडियो आती है उसे पढ़ो, बुक से रेफरेंस लेना है बुक से लो। मैंने बेसिक बुक आपको बताई भी थी, एल एम प्रसाद। अगर आपका बेस बिल्कुल क्लियर नहीं है तो पहले आप एल एम प्रसाद ही देखना, रॉबिन्सन वगैरह बहुत ज़्यादा जो है लैंग्वेज उसमें बहुत रॉबिन्सन की टफ है। पहले बेस में आप जाओ, आप एल एम प्रसाद की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर 50 डेज रह गए तो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को मत स्किप करो, ओबी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे किसके बारे में बात की, मैं फिर से क्लियर करना चाहूँगी, यूजीसी कोड 55 का एग्ज़ाम, जो कि लेबर वेलफेयर का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। हम सो सॉरी, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ और कुछ चीज़ें चल रही हैं, इसलिए मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ जो भी मेरे पास टाइम बच रहा है उसमें आपकी हेल्प कर सकूँ। मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, ठीक है, इसीलिए मुझसे जो हो पा रहा है, जिस लेवल पे हो पा रहा है, मैं वो कोशिश कर रही हूँ। तो आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे और आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और अगर आपकी हेल्प हो पाएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम फिर मिलेंगे।